अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस रिसीव हुए कि सर केमिस्ट्री का लेक्चर रिकॉर्ड करें, तो बच्चों की फरमाइश पे अब केमिस्ट्री की जो है वो क्लास स्टार्ट की जा रही है। इसमें नाइन्थ की जो केमिस्ट्री है, इसका चैप्टर नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट लेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। केमिस्ट्री के भी मार्क्स की वही डिस्ट्रीब्यूशन है जो बायोलॉजी की और फिजिक्स की है, कि जिस तरीके से बायो के 60 मार्क्स होते हैं तो केमिस्ट्री के भी 60 मार्क्स होते हैं। और इसमें 12 नंबर के एमसीक्यूज हैं, 30 नंबर के इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो इंशाल्लाह आपको बहुत इजी लगेगी केमिस्ट्री, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो इसमें थर्ड चैप्टर में 3.1 टॉपिक जो है, इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो इसमें वो ये समझा रहा है हमें कि जो एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स जो हैं उनके अंदर टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? सलाहियत। तो एटम्स के अंदर जो है ना वो ये सलाहियत होती है कि वो अपनी एनर्जी को ना डिक्रीज करना चाहते हैं। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? कम करना चाहते हैं अपनी एनर्जी को ना। तो वो अपनी एनर्जी को कैसे कम कर सकते हैं? कहते हैं दे कैन डू दिस बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम। अच्छा, कंबाइनिंग का मतलब होता है मिलना। कंबाइनिंग का मतलब क्या होता है जी? दूसरे एटम्स के साथ मिलना। तो अब दूसरे एटम के साथ कैसे मिलेंगे? जारी बात है वो बॉन्ड वगैरह बनाएंगे, ठीक है ना। तो दूसरे एटम्स के साथ वो बॉन्ड वगैरह बना के कंबाइन करेंगे। तो कहता है कि ना इट्स अ नेचुरल फिनोमेनन, ये एक कुदरती तरीक़ाकार है, क्योंकि इस तरीके से एटम्स की जो है वो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि एटम जो है ना वो क़याम पजीर हो जाते हैं। स्टेबिलिटी को क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी का मतलब होता है क़याम पजीर। क़याम पजीर ऐसी चीज होती है जो खत्म ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, तो उसे हम कहते हैं क़याम पजीर। तो एटम, हमने पहले पैराग्राफ में ये पढ़ा कि एटम जो है वो इसलिए बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि वो अपनी एनर्जी को क्या करना चाहते हैं? एनर्जी को कम करना चाहते हैं। और ये काम वो कैसे करते हैं? ये काम वो ऐसे करते हैं कि वो दूसरे एटम्स के साथ, अदर एटम्स के साथ क्या बना लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो उनकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको ये पढ़ा रहा है कि हाउ डू एटम्स सक्सीड इन लोअरिंग देयर एनर्जी। यानी कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये एटम्स जो हैं वो अपनी एनर्जी कम कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये है कि वो ये बताता है कि जो अर्ली केमिस्ट थे, अर्ली केमिस्ट का मतलब जो आज से कुछ साल पहले के पुराने जो साइंसदान थे जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, उन्हें कहते थे अर्ली केमिस्ट। तो उन्होंने क्या काम शुरू किया? उन्होंने स्टार्ट कर दिया थिंकिंग, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया इसके मुतालिक अबाउट दिस लॉन्ग टाइम अगो। बहुत अरसा पहले से ही उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि एटम कैसे अपनी एनर्जी कम करते हैं। तो फाइनली वो सक्सीड हो गए, वो कामयाब हो गए। उन्होंने आंसर दिया, इस तरीके से आंसर दिया कि वैन नोबल गैसेस, नोबल गैसेस कौन सी होती हैं? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है। ये ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स है ना, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 18 है उसके एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? नोबल गैसेस कहा जाता है। तो नोबल गैसेस जब डिस्कवर हो गई थी ना, तो साइंसदानों को इस बात का जवाब मिला कि एटम जो है वो कैसे अपनी एनर्जी को कम कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर हमें ये बात समझाई, कहते हैं जैसे हीलियम होती है, अब हीलियम जो है उसका सिंबल क्या है? हीलियम का सिंबल है He। ये नोबल गैसेस के ग्रुप का पहला एलिमेंट है, हीलियम जो है ना।
तो हीलियम के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो कहाँ पर होते हैं? उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। अब शेल का जिन बच्चों को नहीं पता, तो ये शेल वो मदार होता है, वो दायरा होता है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? गर्दिश कर रहे होते हैं। तो ये अगर न्यूक्लियस है हमारा, तो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो जो दायरा होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं, उस दायरे को हम लोग क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। तो कहते हैं बाहर वाले शेल में जो है ना, हीलियम के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं। तो कहते हैं वाइल, जबकि दूसरी जो नोबल गैसेस हैं उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो उनको ये बात समझ में आई कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसका मतलब है वो चीज स्टेबल होती है। तो अब वो ये कहता है कि हमें ये पता है, वी आल्सो नो दैट, हमें ये पता है कि ये जो गैसेस हैं ये वाली, नेदर देयर एटम कंबाइन, ये कभी भी दूसरे एटमों के साथ कंबाइन नहीं करती, या देम सेल्फ, या कभी भी आपस में कंबाइन नहीं करती। यानी कभी ऐसा नहीं होता कि हीलियम के जो 2 एटम हैं, एक ये एटम हो गया हीलियम का और एक ये एटम हो गया हीलियम का, कभी भी नहीं होता कि ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ ऐसे आकर जुड़ जाएं या कंबाइन कर जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो हीलियम या जो दूसरे इसके ग्रुप की गैसेस हैं, जैसे कि नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है या जीनॉन है, वो कभी भी अपने साथ या दूसरे एटमों के साथ कंबाइन नहीं करती। तो ये प्रोबेबल, ये इस वजह से हो सकता है, मुमकिन इसका रीजन या जवाब ये हो सकता है कि दे वर स्टेबल, कि ये इस वजह से ये कंबाइन नहीं करती दूसरों के साथ या रिएक्टिविटी नहीं करती, क्योंकि वो क्या है? स्टेबल है। तो इट वाज सजेस्ट, ये जो है ना तजवीज़ किया गया कि ये वाली जो गैसेस हैं ये स्टेबल इसलिए होती हैं ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, कि हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाकी गैसेस में, यानी कि हीलियम जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो बाकी हैं नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने कहा कि आउटर मोस्ट शेल में, हमें ये बात समझ आई कि आउटर मोस्ट शेल में अगर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन हो या कितने हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो एटम क्या होगा? स्टेबल होगा। तो अब बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इन एटम्स को फॉलो करना होगा, अगर उनको स्टेबल होना होगा तो या तो उनको अपने आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे? 2 रखने पड़ेंगे, या कितने रखने पड़ेंगे? 8 रखने पड़ेंगे। तो इससे ना एक प्रिंसिपल यानी कानून ने जन्म लिया। वो कानून ये क्या था? वो कानून ये था कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रखो आखिरी शेल में, जैसे कि हाइड्रोजन के केस में या हीलियम के केस में होता है कि आखिरी शेल में जो है ना, हाइड्रोजन के पास तो 1 होता है और हीलियम के पास कितना होता है? 2 होता है। तो हाइड्रोजन जब 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो उसके पास 2 हो जाएंगे और वो हीलियम जैसे हो जाएगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा। या फिर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? या 2 होने चाहिए, या फिर कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना आउटर मोस्ट शेल में। तो इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी जो है वो तब आएगी जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रिंसिपल को जो है ना नाम किस चीज का दिया गया था? डुप्लेट रूल का नाम दिया गया था। यानी 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में होंगे तो डुप्लेट रूल, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी शेल में तो उसे ऑक्टेट रूल कहा जाएगा। ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट लेक्चर था छोटा सा, इसके अंदर हमने आपको जो है ना ये बताया कि थर्ड चैप्टर के अंदर पहला सवाल ये बनता है कि एटम जो है वो अ, अपनी एनर्जी को क्यों कम करते हैं या बॉन्ड क्यों बनाते हैं? स्टेबल होने के लिए बनाते हैं। और अगले सवाल में वो बताया कि एनर्जी कैसे कम करते हैं। तो एनर्जी वो अपनी ऐसे कम करेंगे कि जब वो नोबल गैसेस की तरह, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन की तरह आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल को भी तफसील से पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम केमिकल बॉन्ड्स, जैसा कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड
और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इनको भी हम तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए आप लोग जो है वो चैनल को जो है वो लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है।